मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, जो कि है फेडरलिज्म। ओके, सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू पढ़ते हैं। ओके, इन प्रीवियस चैप्टर ऑन पेज नंबर 13, in previous chapter we noted that the vertical divisions of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracy. ओके, जब हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा तो वर्टिकल डिविजन्स यानी कि पावर को डिफरेंट लेवल्स में शेयर किया गया। हॉरिजॉन्टल जो शेयरिंग होती है वो कैसे शेयरिंग होती है, जब हम सपोज कीजिए कि एक ही इंसान है, उसने उसी लेवल पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बना रखे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो केवल सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ही चले, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे कंट्री को रूल करे, तो वहाँ पर जो पावर शेयरिंग होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। वेयर जहाँ पर हम वर्टिकल जो पावर शेयरिंग है, वर्टिकल डिवीजन पावर शेयरिंग है, उसमें हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बांट देते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल, देन स्टेट, फिर स्टेट से हम कहाँ गए, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, और अगर हम अर्बन एरियाज में है तो म्यूनिसिपैलिटी। तो ये हो गए हमारे वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर। नाउ इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम केवल वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, और इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं, कॉमनली रेफर्ड एज फेडरलिज्म। We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. सबसे पहले आप इस चैप्टर में फेडरलिज्म के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हमारे देश में जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। A discussion on the federal constitution provision is followed by the analysis of policies and politics that has strengthened federalism and practice। के बाद हम ये पढ़ेंगे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या क्या प्रोविजंस लेके आए, क्या एनालिसिस पॉलिसीज में, पॉलिटिक्स में करके कैसे हम अपने फेडरलिज्म को और मजबूत करते आ रहे हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, ए न्यू थर्ड टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। और जब चैप्टर खत्म होगा, जो हमारा तीसरा टायर है, जो कि हमारी लोकल गवर्नेंस होती है, जो कि गांव में ग्राम पंचायत होती हैं और शहर में म्यूनिसिपैलिटी होती है, इनके बारे में और पढ़ेंगे। ओके, आइए सबसे स्टार्ट करते हैं अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म ऑन पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा, और वहाँ पे आपको जो कलर्ड है, जो ब्राउनिश कलर जो है जिन कंट्रीज से वो फिल है, उसमें आपको ये दिखेगा कि ये वो कंट्रीज है जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, जिसमें आप इंडिया देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, ओके, इथोपिया, पाकिस्तान। सो ये कुछ कंट्री और भी अदर कंट्रीज़ हैं जो कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू पावर शेयर कर रही हैं। ओके, सो आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, जो ये साल 2002 का मैप है, जब तक 193 कंट्रीज़ थी, उस दौरान केवल 25 कंट्रीज ऐसे थी जो कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ लेट अस, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। अब हम चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जो पिछले चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें कुछ चीज़ रिकॉल करनी है। That you would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give this power to the regional government। अब जब बेल्जियम और श्रीलंका मॉडल को आप पढ़ोगे और जब उसको रिकॉल करोगे, तो बेल्जियम गवर्नमेंट या फिर बेल्जियम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया, तो वहाँ पे ये क्या कि सेंट्रल पावर्स जितने पावर्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया टू देयर रीजनल एरियाज में। जहाँ मतलब रीजनल एरिया मतलब जहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल थे वहाँ पे अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वहाँ पे अलग रीजनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ओके, रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। रीजनल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है
कि अभी एग्जिस्ट करती है या इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने, उससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी। दे हैड द रोल्स एंड पावर्स, उनके पास अपने अलग रोल्स एंड अलग पावर्स थे। बट ऑल दिस पावर्स आर गिवन टू दिस गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जितने पावर्स दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे, और ये पावर्स वो कभी भी उनसे वापस ले सकते थे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने से पहले की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के बाद तो पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत लिमिटेड रहेगी, और वो सारी पावर जो है जो उनके स्टेट या फिर जो रीजन है उनमें वो डिवाइड हो गई, तो वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट उस रीजन के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। बट लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी ये ऐसे पावर डिवाइडेड थी, बट लेकिन उसमें ये था कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रोल प्ले करता था। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे जब उन पावर्स को वापस ले सकता था। The change took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. But 1993 के constitution जब change हुआ तब वहाँ पर ये पाया गया कि जो regional government है उनको पूरी power दे दी गई, और they were not dependent to the central government. Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government, और बेल्जियम एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल गई। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे केवल एक ही लेवल से ही पूरे देश की जो गवर्नमेंट है वो रन कर रही है, उसको हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे, जहाँ पर केवल एक ही गवर्निंग बॉडी पूरे देश के लिए डिसीजन ले। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो। ओके, Sri Lanka continues to be for all practical purpose a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to have federal system, और अगर हम कंट्रास्ट में अगर हम जाए श्रीलंका मॉडल पे तो वो हम बोल सकते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो श्रीलंका की जो नेशनल गवर्नमेंट है उनके पास सारे पावर्स थे देश में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इसी वजह से तमिल लीडर्स चाहते थे कि यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units of the country. अब फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पावर को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी और जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हो सकता है किसी देश में प्रोविंसेस चलती हों, हो सकता है किसी देश में स्टेट्स चलते हों, हमारे यहाँ स्टेट्स चलते हैं, तो उनमें जब ये डिवाइड होता है उसी को हम उनमें जब ये पावर्स डिवाइड की जाती है उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। यूजुअली ए फेडरेशन हैज़ टू फॉर्म लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द फेडरल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिनके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, उनका हर स्टेट पर वो अपना पावर्स या फिर अपने पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंडिया में अगर हम सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दायरा देखें तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेलवे से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है, डिफेंस से रिलेटेड जो बॉर्डर्स हैं उसमें डिसीजन ले सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड ले सकती है। ओके, तो इन सारे जगहों पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, या फिर नेशन के इंटरेस्ट में कोई डिसीजन लेना तो वो ले सकती हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए बात है, वो अपने स्टेट में कोई भी स्कीम पॉलिसी या योजना चलाना चाहे तो वो वहाँ पे वो डिसीजन इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। Okay, the other are the governments at the level provincial states that look after much day-to-day administrating of the state। जो अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो हमारे स्टेट या प्रोविंस जो भी है वहाँ पर वो रूल करते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग जो भी में डिसीजन जो भी लेना होता है वो लेते हैं। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट टू द ऑफ अदर। दोनों ही जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है अपने लेवल पे अलग अलग की पावर्स होती है उसको एंजॉय करते हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एज वेल। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स। अंडर यूनिटरी ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब हम बात करें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो यूनिटरी गवर्नमेंट फॉर्म में यानी कि जहाँ पर एक ही बॉडी गवर्निंग बॉडी तो उसके सब ऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो हम बोल सकते हैं, उनके सब ऑर्डिनेट्स हो सकते हैं कि वही एक ही लेवल पे पूरे देश के लिए डिसीजन लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरे स्टेट्स के लिए भी डिसीजन लेता है।
ऐसा फेडरल फॉर्म में एक स्टेट अपने राज्य के लिए अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिए भी डिसीजन लेती है। ओके, बट इन फेडरल फॉर्म या फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट टू डू समथिंग, पर लेकिन फेडरल फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आप अपने स्टेट में ये ऐसा काम करवाइए। स्टेट इज इंडिपेंडेंट कि इधर वो काम करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर है और अपने स्टेट में कोई भी डिसीजन ले सकता है रिलेटेड टू एनीथिंग। ओके, एनी स्कीम, एनी पॉलिसीज़। ओके, इसमें स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर रिक्वायरमेंट नहीं होता जब तक कि जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया जा रहा है वो नेशन को इफेक्ट ना करे तब तक। ओके, नाउ बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। और ये दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आइदर इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ही सेपरेटली आंसरेबल है जनता के लिए। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हमें कुछ की फीचर्स देखने हैं, ऐसे 7 फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला फीचर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यही है, या तो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उसको हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, या तो हम इनको लेवल के नाम से जानेंगे या हम इनको टायर्स के नाम से जानेंगे, TIERs। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज ओन जुरिडिक्शन। अब जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपना सिटीजन्स को गवर्न तो करते हैं पर लेकिन उनकी अपनी जुरिडिक्शंस होती है। जुरिडिक्शंस का मतलब होता है अपनी कुछ सीमाएं होती हैं एन अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ, चाहे वो लेजिस्लेशन की बात करें या टैक्सेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर क्राइम कर रहा है MP में तो उसकी जितना भी कार्रवाई होगी वो MP में होगी। ऐसा नहीं है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करेगी जब तक कि जो क्रिमिनल है या जो भी ऑफेंसर है वो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में अपील ना कर दे। ओके, ठीक वैसे ही टैक्स के मामले में बहुत सारे हम टैक्स जो पे करते हैं वो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करते हैं, कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। सबकी अपनी अपनी सीमाएँ हैं, जुरिडिक्शंस हैं जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, भले ही वो सिटीजन्स को रूल कर पर उनकी अपनी सीमाएँ हैं। ओके, थर्ड, the jurisdictions of the respective levels of tiers of government are specified in the constitution। और ये jurisdictions है ये सब हमारे संविधान में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि किन लेवल्स पे गवर्नमेंट, कहाँ इनकी jurisdiction, कहाँ इनकी सीमाएं बंधी हुई हैं। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। इस वजह से जो जितने भी लेवल है, डिफरेंट लेवल हैं या एग्जिस्टेंस हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ का, वो गारंटेड रहता है कि ये इस लेवल पे यहाँ पर काम करेंगे, इनकी यहाँ तक सीमा है, इससे ज़्यादा वो अपनी पावर्स को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस हैं यानी कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं या लॉ है, उसको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। कुछ फंडामेंटल जो फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, ये एक फंडामेंटल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको ऐसा नहीं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा है कि इसमें कोई चेंजेस लाने तो वो ला सकती नहीं, उसको स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने ही दम पर या खुद ही यूनानिमसली चेंज नहीं कर सकती। इसमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंसेंट यानी सहमति रिक्वायर्ड होती है। ओके, नाउ कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोर्ट के पास स्पेशल पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से लिए हुए कोई डिसीजन या सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए हुए कोई डिसीजन पर इंटरप्ट कर सकता है। ओके, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन देयर एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर। इसके साथ साथ कोर्ट उस कंडीशन में जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि हम ऑन जो पावर्स को जब एक्सरसाइज करें उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो हाईएस्ट कोर्ट होता है लाइक द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, वो एज एन एम्पायर के तौर पे काम करता है टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कोई भी देश के लिए रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू रन द गवर्नमेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस ऑल थिंग्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल जैसे लाइक झारखंड है, झारखंड में आयरन ओर्स प्रेजेंट है,
तो वो नेशनल प्रॉपर्टी भी एज वेल एज स्टेट प्रॉपर्टी। तो इनके रेवेन्यू डिसाइडेड रहते हैं कि जितना भी रेवेन्यू होगा उसका कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। उसमें से कितना जो ओर्स है, आयरन का जितना सोर्स है, वो कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। दीज आर पर्टिकुलरली पहले से क्लैरिफाई किया हुआ रहता है कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हर एक गवर्नमेंट का पहले से स्पेसिफाइड रहता है। नाउ seventh point, the federal system does the dual objectives to safeguard and promote unity of the country। the federal form of जो system है उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले देश की एकता को सेव करना, उसको प्रमोट करना, while at the same time accommodate regional diversities। के साथ साथ जो डिफरेंट डाइवर्सिटी रह रही है वो मिलजुल के रहे, वो साथ रहे, इसका भी ध्यान रखना है। डाइवर्सिटी इन द सेंस हमारे यहाँ डाइवर्सिटी हम कैसे बोल सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ट्रेडिशंस, ये हमारी डाइवर्सिटी है हमारे देश की। Therefore, two aspects are crucial for institution and practice of federalism। इस वजह से ये दो एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसलिए गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल्स पे कुछ रूल्स को एग्री करना पड़ता है ताकि फेडरलिज्म या पावर शेयरिंग इक्वली हो सके। देयर शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। उनको ट्रस्ट भी रखना पड़ता है, जो भी एग्रीमेंट किया गया है उसको वो निभाना भी पड़ता है। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एक्सपेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लीव अदर। एक आइडियल फेडरल सिस्टम में वही होता है जहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एन एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट होता है चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसोर्सेज की यूजेस से रिलेटेड हो, वहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एज वेल एज म्यूचुअल एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। ओके, ये हमारे 7 फीचर्स थे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अब जो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर है ये फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, तो इनके जो पावर्स होते हैं ये वेरी करता है फ्रॉम वन फेडरेशन टू अदर। ओके, द बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। अब बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जब इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया था उस दौरान क्या कंडीशंस थी, उस बेसिस पे कैसे पावर शेयर किया था, इस पर ये डिपेंड करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैज़ बीन फॉर्म। अब 2 तरीके होते हैं फेडरेशन फॉर्म होने के लिए, फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम को फॉर्म होने के लिए। सबसे पहला फर्स्ट रूट होता है इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। अब पहला तरीका ये होता है कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जो पावरफुल प्रोविंसेस हैं, वो आपस में एक हो जाए, ओके, ताकि वो अपनी सोवरेनिटी यानी कि कोई दूसरी कंट्री उन पर रूल ना कर सके या उनके फैसले पर दखल अंदाजी ना कर सके, ओके, और अपनी आइडेंटिटी भी रिटेन हो जाती है। इसके साथ साथ सिक्योर्ड भी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर डिवाइडेड प्रोविंसेस हो तो कोई भी फॉरेन कंट्री आपको इन्वेट कर सकती है, ओके, बट लेकिन आप यूनाइटेड रहेंगे तो फॉरेन कंट्रीज नो दैट दे आर यूनाइटेड और हमको अटैक करेंगे तो अब जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अलग हो सकते हैं। तो इस वजह से पहला जो रूट यही होता है, बहुत सारे से जो कोई कंट्री जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं वो आपस में एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं ताकि सोवरेनिटी, रिटेनिंग आइडेंटिटी भी रहती है और सिक्योरिटी भी उनकी बढ़ जाती है। ऐसे टाइप ऑफ फेडरेशन को या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ऐसी कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर ये कंट्रीज़ थी जहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस है। लाइक अगर हम ऑस्ट्रेलिया का ले लें तो वहाँ पे मेलबर्न एक अलग प्रोविंसेस है, कैनबरा एक अलग प्रोविंसेस है, सिडनी एक अलग प्रोविंसेस है, पर लेकिन ये तीनों अलग अलग, एडिलेड एक अलग प्रोविंसेस है, पर लेकिन ये चारों प्रोविंसेस आपस में यूनाइटेड हैं और एक यूनाइटेड होने के बाद ये एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और वहाँ पे कंट्री फॉर्मुलेट हुई। ओके, ऐसी और भी कंट्रीज है यूएसए, स्विट्जरलैंड। अब ये पहली कैटेगरी होगी फेडरेशन की, ओके, यहाँ पे और जितने भी स्टेट्स हैं वो इक्वल पावर शेयर कर रहे हैं एज वेल एज वो स्ट्रॉन्ग भी है
एंड वाइस वर्सा अपने अपने रीजन्स में वो पावर शेयर उन्होंने कर ली है. एज एन कंट्री दे आर यूनाइटेड एंड एज ए रीजन दे हैव देयर ओन पावर्स. ओके, और दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड हैव अ गुड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ द सेकंड रूट यानी सेकंड फॉर्म जो है फेडरल फॉर्मेट का, जहाँ पर वेर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है जिसको कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता है ताकि अच्छे से गवर्नेंस किया जा सके. ऐसी कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, की कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज कंट्रीज़ हैं. यहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटी होने के कारण उस बड़ी कंट्री को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया. ऐसे टाइप ऑफ फेडरेशन को हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावर. अब पढ़ेंगे इस कैटेगरी में सेंट्रल पावर के पास पावर्स में थोड़ा एज रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू स्टेट्स. ओके, और जो हमने पहला पढ़ा था कमिंग टुगेदर में, उसमें स्टेट एज वेल एज सेंट्रल दोनों के पास इक्वल पावर्स रहते हैं. पर लेकिन जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जहाँ पे देश अपने ही कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स में तो थोड़ा ज़्यादा एज होता है. ओके, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन ऑफ अनइक्वल पावर. सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर. इन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है. कुछ जो डिफरेंट जो डिवाइड करे कुछ स्टेट्स में ज़्यादा पावर वो लोग दे देते हैं और कुछ में नहीं. ऑल्दो इंडिया में ऐसा सिनेरियो नहीं है. ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स. इन अगर हम सारे स्टेट्स को देखें तो सभी स्टेट्स का अपने इक्वल पावर्स हैं. ओके, सो आज के लिए आपके लिए इतना ही. जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री.